नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता। हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में जिस चीज की तैयारी जोर शोर से चल रही है, वैसे ही उत्तर मुंबई की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जहां पर लगभग 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ अपक्ष एडवोकेट कपिल सोनी जी हैं, जो अपक्ष तैयारी कर रहे हैं उत्तर मुंबई लोकसभा से चुनाव लड़ने की, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। कपिल जी, आपका हेडलाइन 24/7 न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगे, आपने क्या मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, मैंने करीबन 125 से ज़्यादा मुद्दे लिए हैं जो जनता के भलाई के लिए और समाज के विकास के लिए और देश के विकास के लिए है। करीबन 1000 से ज़्यादा मुद्दे हैं, जिसमें से मैंने 125 मुद्दे फिलहाल मैनिफेस्टो में कवर किए हैं। कुछ मुद्दे को कवर नहीं किया है क्योंकि स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है और सम जगह की कमी है। इसकी वजह से ज़्यादा मुद्दे कवर नहीं कर पाया हूँ। तो जिसमें से कुछ मुद्दे बेरोजगारी है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, और जो जनप्रतिनिधि है, इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरा कई समय से जो रिसर्च चल रहा था समाज के ऊपर और देश के राजकारण के ऊपर और देश की जो स्थिति चल रही है उसके ऊपर, तो मैंने देखा कि शिक्षित लोग अगर आगे आएंगे तो विकास 100% होगा। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षित लोग आगे नहीं आ पा रहे। तो एक ये जो मुद्दा है जिसके अंदर कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, इनको चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम मतलब कम से कम क्वालिफिकेशन उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ताकि एक पढ़ा लिखा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो उसकी सोच अलग होगी। आज IAS IPS ऑफिसर जो है वो UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके वो आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मेरा नेता 8वीं पास है या 8वीं फेल है, 4थी पास 4थी फेल है या 10वीं भी पास नहीं है, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को एक अशिक्षित या कम शिक्षित जनप्रतिनिधि के हाथ के नीचे काम करना मतलब एक देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा मुद्दा यह है कि सरकारी कर्मचारी जो है 58 साल 60 साल 65 साल पे सरकारी कर्मचारी जजेस रिटायर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि 80 साल 85 साल 90 साल तक कंटिन्यू करते हैं। सोच यह है कि इनको रिटायरमेंट का जो उसके पीछे बेसिक फंडा यह है कि एक उम्र होने के बाद उनकी सोच और उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो क्या पॉलिटिशियंस की, जनप्रतिनिधि की शारीरिक क्षमता कम नहीं होती है? तो इस वजह से इस पे भी कानून बनना चाहिए कि 60 साल पे इनको भी रिटायरमेंट कर दो। तीसरा मुद्दा यह है कि जो चुनाव में वोट देने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे 10वीं तक, ताकि एक 10वीं पढ़ा जो इंसान है वो सोच सकता है कि मुझे किसे चुनना है। आज बेचारे अशिक्षित लोग हैं, भोले वाले हैं, उनको बहला कर उनसे वोट लिया जाता है और ये फैक्ट है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि 19 लोग लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हैं, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के भी, और यहाँ पर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खड़े हैं। काफी जोर शोर से उनका नाम लिया जा रहा है। उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरह से ये एक माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, पीयूष गोयल जी जो है केंद्र के बहुत बड़े दिग्गज नेता है। उनको जब टिकट दिया है, उत्तर मुंबई की सबसे सेफ टिकट दी है, तो बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि उनके दिग्गज नेता चुन के आएंगे। आज गोपाल शेट्टी जैसे 2 बार से चुन के आए नेता, जो जनप्रतिनिधि है, जिन्होंने उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व किया है, वो एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं, लेकिन उनको काट के पीयूष गोयल जी को टिकट दिया है, जो बीजेपी के दिग्गज नेता है। तो मतलब आज बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है कि कोई किसी और सीट से अगर उनको लड़ाया जाएगा तो सीट नहीं निकलेगी। इसलिए उत्तर मुंबई एक कद्दावर नेता को काट के उत्तर मुंबई की टिकट दी गई है। जो आपका मैनिफेस्टो है, जो आपने चुनाव में मुद्दे लिए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है महंगाई, धर्मांतरण और भी बहुत सारे मुद्दे। तो उन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे, जनता के बीच में कैसे जाएंगे और किस तरह से तैयारी चल रही है चुनाव की? देखिए, आज बीजेपी का जो मैंने एक प्रचार देखा तो उसके अंदर ये कहा गया कि हम अगले 5 साल तक मुफ्त राशन बांटेंगे। देखिए, 10 साल से आप राशन बांट ही रहे हो, और 10 साल से 80 करोड़ को आपने राशन, हर बार 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने का जो आप दावा करते हो, तो आपको एक शर्म आनी चाहिए कि
आप 80 करोड़ से 50 करोड़ तक भी नहीं आए, 40 करोड़ तक भी नहीं आए, और आप ये दावा करते हो कि और 5 साल दोगे। मतलब आपके पास डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं है। आप जो गरीब लोगों को रोजगार देने की आपके पास कोई योजना नहीं। मतलब आप एक एक्सेप्ट करते हो कि अगले 5 साल तक डेवलपमेंट आपके पास आपसे होने वाला नहीं है। आप एक्सेप्ट करते हो। आपके खुद के चुनावी जो एजेंडा है वो खुद बता रहे कि आपके पास आप सक्षम नहीं हो डेवलप करने के लिए। सबसे बड़ा चीज है कि उत्तर मुंबई की बात करें, जहां से आप खड़े, उत्तर मुंबई में गटर मीटर पानी की समस्याएं होती है, गार्डन की समस्याएं होती है, बिल्डिंग के रहने के लिए घरों की समस्याएं होती है, चाली डेवलपमेंट की, चौल डेवलपमेंट की होती है, स्लम डिक्लेयर डेवलपमेंट के मामले होते हैं। उन मुद्दों को लेकर क्या लगता है? देखिए, आज उत्तर मुंबई के अंदर, उत्तर मुंबई नहीं पूरे मुंबई की समस्या यह है कि अधिकांश बिल्डिंगों के पास ओसी नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। आज बिल्डर आता है, बिल्डिंग बना के चला जाता है, उसमें कुछ कमियां रह जाती है जिसके से बिल्डिंग को ओसी नहीं मिलता है। एक और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनसे टैक्स ज्यादा वसूल करती है। दूसरी जगह उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देती, मतलब उनको इलीगल। एक साइड आप कहते हो कि आप इलीगल ऑक्यूपाई कर रहे हो, दूसरी बार उनके पास आप टैक्स के पैसे भी लेते हो। ये सरासर नाइंसाफी है। दूसरी चीज है, दूसरा मुद्दा यह है कि मतलब इस चीज के अंदर मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट सभी बिल्डिंग्स को ओसी दे देती है तो बेस्ट होगा। देखिए, उसके अंदर कैसा होता है कि 353 के अंदर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है, और उनका जो केस है वो पार्ला कोर्ट में चलता है। तो देखिए, अननेसेसरी आप उनको हैरेसमेंट भी कर रहे हो। कई बार देखा है कि भ्रष्ट अधिकारी उनसे पैसा खाते कि आपके ऊपर हम एफआईआर नहीं होने देंगे, तो ये हैरेसमेंट है उनको। दूसरा हैरेसमेंट ये है कि बिल्डिंग्स को कन्वेंस नहीं है, कन्वेंस ना होने की वजह से बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं या आप कोई भी एक फ्लैट खरीदते हैं तो हम पूरा पैसा भरते हैं, फ्लैट की जो कीमत होती है वो भरते हैं, बाद में हम उनको गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, उसके बावजूद भी हमको कन्वेंस नहीं है हमारे पास। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि इनको कन्वेंस दे देना चाहिए। कन्वेंस का, डीम कन्वेंस का जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी और हेक्टिक है। और सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय महागठबंधन की सरकार है, 400 पार का नारा लगा रही है। 400 वोट का ये 400 पार का जो नारा है, क्या है उसके बारे में आपने बताइए। देखिए, 400 पार जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और 400 पार का उनका जो टारगेट है कि 3/4 से ज्यादा, 3/4 से ज्यादा अगर उनके पास पार्लियामेंट में बहुमति आ जाती है तो राज्यसभा में उनकी बहुमति आ जाएगी। और जब बहुमति होगी तो विपक्ष का कोई आवाज ही नहीं रहेगा। 3/4 के बाद आपके पास ये अपना 80% से ज्यादा हो जाती है, तो 80% आने के बाद 20% का कोई मायने नहीं रहता है, तो विपक्ष की आवाज ही खत्म हो जाएगी। और 400 पार का नारा एक जुमला ही है। जैसे उन्होंने 15 लाख देने की बात की थी, ये 400 पार का नारा जो है वो जुमला ही है। आज उनका मैनिफेस्टो नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही चीज आ रही है, 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार के आगे क्या आपके पास, क्या डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, या आपने 10 साल में क्या डेवलपमेंट किया है वो तो बताइए। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, आपके पास मुद्दे ही नहीं है। तो जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप एक सही कैंडिडेट चुने, सही प्रतिनिधि चुने, नेता मत चुने। देखिए, क्या होता है कि नेता, आप नेता चुनते हैं तो आप उसको नेता के एंगल से देखते हैं। आप प्रतिनिधि चुनिए, और जिनके मतलब एक शिक्षित, या तो साथ में जो सही में देश सेवा की सोच लेके चल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक काबिल जो व्यक्ति है उनको वोट दीजिए। तो मेरे जो एजेंडा मैं लेके आया हूँ, अगर आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश का विकास किस तरीके से हो सकता है, विकास क्या होता है, और विकास के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये उस मुद्दे के अंदर है। तो अगर जनता से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उन मुद्दों को एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, और वोट देने के वक्त इमोशंस और एक बायस माइंड के बजाय आप खुले विचार से वोट कीजिए। आखिरी सवाल कि जब 20 मई को चुनाव है, 20 मई को चुनाव दिन जब आपके वोटर्स यहाँ या पूरे नॉर्थ मुंबई की जनता जब वोट करने जाए तो किन मुद्दों को लेकर के जाए? जैसे विकास को मुद्दे को लेकर जाए, महंगाई के मुद्दे को लेकर जाए, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, आप क्या कहेंगे कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या सोच करके वोट करें? 20 तारीख को जब हम वोट देने जाए, जनता से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप 20 तारीख को वोट देने जाए तो बायस ना रखे, देश की परिस्थिति और उम्मीदवार की जो लायकात है, मतलब जो एलिजिबिलिटी है,
क्वालिफिकेशन है, पोटेंशियल है, वो देख के वोट दीजिए, ना कि किसी पार्टी को या किसी उम्मीदवार को देख के वोट दीजिए। यही दरखास्त रहेगी। और जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है जैसे, और शिक्षण का मुद्दा है, आज हेल्थ सेक्टर में भी आज एक आम आदमी को ट्रीटमेंट लेना बहुत महंगा हो गया है। मेडिकल जो मेडिकेशन है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब मुद्दों को ध्यान में रख के अगर वोट देंगे तो सच्चा जनप्रतिनिधि आपको मिलेगा। हमने कपिल सोनी जी से बात किया। कपिल सोनी का कहना है कि 20 तारीख को जब चुनाव रहेगा है तो आप एक आम आदमी का जो डिमांड होता है, एक आम आदमी के मन में जो मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों को देख करके आप अपने प्रतिनिधि को चुनिएगा और उनको वोट दीजिएगा।